नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और आज बात करेंगे कि कैसे भारत ने बीआईटी को चेंज करने का फैसला किया है। बीआईटी यानी बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। इस ट्रीटी के तहत जो आर्बिट्रेशन में पहले 5 साल का समय लगता था वो अब 1 साल लगेगा और उसमें कोर्ट की ये जवाबदेही होगी कि किसी भी ऐसे विवाद को जो 2 राष्ट्रों के बीच में हो या 2 राष्ट्रों की अलग अलग कंपनियों के बीच में हो, उसे 1 साल के अंदर खत्म करना पड़ेगा। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए देश को पैसा चाहिए और वो पैसा कहाँ से आएगा? एफडीआई से आएगा। एफडीआई की जो कुछ शर्तें हैं वैसे भी बहुत सख्त है। अगर हम इंश्योरेंस को छोड़ दें जहाँ पे 100% एफडीआई हो सकता है, उसी तरीके से अगर हम डिफेंस में कर दें तो वो स्वचालित वहाँ पे 74% से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन बाकी तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हमें ये आर्बिट्रेशन में जाना पड़ता है, कई बार आर्बिट्रेशन में जाना पड़ता है और ऐसे में लोगों को परेशानी ये होती है कि भारत में आप जानते हैं कि कोर्ट में तारीख पे तारीख लगता रहता है। इसलिए सरकार ने ये फैसला किया है कि आर्बिट्रेशन को और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से या ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सरल किया जाए। उसके तहत अब कोई भी ऐसा मामला जो 2 कंपनियों के बीच में विवाद के स्वरूप में आगे आएगा, उसे 1 साल के अंदर आर्बिट्रेशन के जरिए समाप्त किया जाएगा। जिसका पैसा वापस होना है वो पैसा वापस करेगा, जिसको पैसा वापस देना है वो वापस देगा। दरअसल पीयूष गोयल और नरेंद्र मोदी लगातार इस बात पे प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा आगे से आगे बढ़े। वैसे अगर हम बात करें तो 24-25 की तुलना में 25-26 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा 17% बढ़ा है और अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो करीब 95 अरब डॉलर हमारे भारत में निवेश किया है। बहुत उत्साही कदम है और देखने में अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है कि बाहर विदेशों से लोग आके हमारे भारत में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी हाल में देखिए कि कैसे जापान सिटी बनाने की बात की जा रही है यमुना एक्सप्रेस में, और जापान ने बहुत सारा पैसा लगाने की यहाँ पे बात की और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये देश विकसित कैसे हो? देश के विकसित होने के लिए आलोचना नहीं, पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा? या तो हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़े या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारे बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका रिलेशन अच्छा है, चाहे हम यूएई की बात करें, हम बात करें अमेरिका की बात करें, हम ओमान की बात करें, हम कतर की बात करें, हम अगर बात करें तो हमारे साथ मॉरिशस का भी अच्छा है। एफटीए होने के बाद अब जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं उन्होंने भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना शुरू किया है। अगर बात करें कि वो सेक्टर कौन कौन सा है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का दायरा बढ़ाया जा सकता है, तो वो सर्विस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, क्रिटिकल मिनरल्स है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज के क्षेत्र में भी हम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे अब ऑनलाइन बिजनेस शुरू लोगों ने कर दिया है, तो आप ह्यूमन हायर करके भारत में आप अपने दफ्तर को ऑनलाइन विदेशों में भी चला सकते हैं। तो ये एक दृष्टि से देखा जाए तो मोदी की बहुत दूरदर्शी सोच है। जैसे पहले भी हमने इंडोनेशिया या इजराइल के मामले में जो आर्बिट्रेशन का मामला था उसको हमने 3 साल कर दिया था कम करके, लेकिन अब उसको 3 से भी कम करके 1 करने की बात की जा रही है। करने की बात क्या जा रही है, इसको कर दिया गया है। तो इसको लोग ऐसे देख रहे हैं से विदेशी निवेश बढ़ेगा। जैसे हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं, उनको वहाँ पे रहने में, वीज़ा लेने में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन अगर वही लोग, वही कंपनियाँ हमारे भारत में अपने हेड ऑफिस बनाना शुरू करें, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना शुरू करें, तो हमारे जो रिसोर्सेस हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हमारे जो नॉलेज इकोनॉमी के लोग हैं, वो भारत में रह के ही काम कर सकते हैं। और जाहिर दरअसल द्विपक्षीय निवेश संधि को इसलिए और सख्त बनाने की ज़रूरत है और आसान बनाने की ज़रूरत है। सख्त इस सेंस में कि उसके समय सीमा को घटा के 5 साल से 1 साल कर दिया गया, और आसान इस नज़रिए से कि इसमें अपने किसी भी विवाद को, कानूनी विवाद को आप 1 साल के तहत, 1 साल के अंदर आप उसका समाधान करा सकते हैं। विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉमर्स मंत्रालय, स्वयं प्राइम मिनिस्टर इस बात को लेकर लगातार प्रयासरत थे कि किसी भी तरीके से इसको ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसको और सरल बनाया जाए। और सरल बनाने की प्रक्रिया में जो द्विपक्षीय
व्यापार संधि कहें या द्विपक्षीय निवेश संधि कहें, उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इनफैक्ट चीन, बांग्लादेश और यूरोपियन यूनियन के तमाम देश जिसमें न्यूजीलैंड है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो ये चाहते थे कि इसको ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सरल किया जाए, ताकि लोगों को कानूनी पचड़े में जो सालों साल लग जाता है उससे लोगों को निजात मिले। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कोशिश ये है कि भारत में लोग आके इन्वेस्ट करें, और भारत के बहुत सारे ऐसे पूंजीपति हैं जो विदेश में जाके इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो पोर्ट बनाने की बात हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स की बात हो, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किस तरीके से हमने सैटेलाइट और इसरो जो स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी है उसमें विदेश के लोगों को हमने उसमें शामिल किया है, हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, वहाँ के लोगों ने हम पे इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे में ये प्रयास इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि 2047 के लक्ष्य में अगर आगे बढ़ना है तो उसमें 5 चीज़, उद्योग, शिक्षा, सेवा, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य, इसको कैसे मजबूत किया जाए। इन क्षेत्रों में अगर बाहर की विदेशी कंपनियां आके पैसे लगाएंगी तो हमारे पास नॉलेज इकोनॉमी की बात करें तो हमारे पास दुनिया भर के IITians, नीट क्वालिफाइड लोग, टेक्नोक्रेट, MBA प्रोफेसर्स, और सबसे बड़ी बात है जिसकी बात हम हमेशा कर रहे हैं, जेन जी, ह्यूमन रिसोर्सेज, सब अवेलेबल है। तो इस फैसले को एक क्रांति के तौर पे देखा जा रहा है, और ये मान लिया जा रहा है कि इस फैसले के लागू होने के बाद देश में एक तरीके से निवेश की क्रांति आएगी। जैसे एक बार श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, दूसरी बार हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो अब देश में निवेश क्रांति, विदेशी निवेश की क्रांति शुरू करने की बारी है, और इसकी योजना मोदी सरकार ने पूरी तरीके से तैयार कर ली है, जिसको आप मान के चलिए कि वो अब लागू हो गया है। नमस्कार।